दोस्तों मैं हूं मयंक और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल हब पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और अभी हमने हमारे सौरमंडल को पूरा किया है। तो सौरमंडल में हम सारे अपने 8 प्लैनेट और सन जो कि हमारा सौरमंडल का जन्मदाता और स्टार है, इन सबको पढ़ते हुए अपनी पृथ्वी पर आते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी की संरचना कैसी है, यानी कि शुरू करते हैं पृथ्वी की संरचना से, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। दोस्तों लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि हम स्ट्रक्चर, पृथ्वी का हमें स्ट्रक्चर संरचना देखनी है। तो पृथ्वी की संरचना जो हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे जो भी चट्टानें हैं, चट्टानें यानी कि हमारे पहाड़ और हमारे आंखों के दृश्य वातावरण जो कि हमें आंखों से दिख सकता है। अब आंखों से दिखने वाले दृश्य यानी कि हमारे जो चट्टान या पहाड़ हैं, इन सबको देखने के लिए, इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी भूगर्भ यानी कि इसकी आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जड़ होती है, तो कोई भी चीज़ होती है, उसकी जड़ हमेशा नीचे से निकल के आती है। तो आंतरिक संरचना हालांकि भाग तो भूगर्भ शास्त्र का है जो कि भूगोल से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा पार्ट हम लेके चलेंगे जो कि हम आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी परिकल्पना चल रखी हैं। एक तो ग्रहाणु परिकल्पना और एक है गैसीय परिकल्पना या वायव्य निहारिका परिकल्पना। ठीक है, ये दोनों परिकल्पना हम पढ़ेंगे। अब इन परिकल्पना के अंदर है क्या चीज़? दोस्तों दो परिकल्पना जो कि चलती है हमेशा, हर चीज़ अनुमान पर आधारित होती है। अनुमानित यानी कि सब चीज़ मान के चलते हैं। किसी ने भी इसके बारे में भी दो चीज़ें मानी जाती हैं, एक तो हमारी ग्रहाणु परिकल्पना और एक गैसीय यानी कि वायव्य निहारिका परिकल्पना। अब ग्रहाणु परिकल्पना क्या है और गैसीय परिकल्पना क्या है? तो ग्रहाणु परिकल्पना में हम देखते हैं कि जो ग्रहाणु परिकल्पना मानने वाले विद्वान हैं वो कहते हैं कि हमारी जो आंतरिक संरचना है यानी कि पृथ्वी के नीचे की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो ठोस है। ठीक है, और जो हमारी दूसरी परिकल्पना है यानी कि गैसीय या वायव्य निहारिका परिकल्पना, ये कहते हैं कि हमारी जो नीचे की पृथ्वी है वो ठोस नहीं बल्कि तरल है। अब हालांकि नीचे हमारे जो सबसे बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वहाँ तक तो आज तक कोई भी नहीं गया, सब चीज़ अनुमान पर आधारित होती हैं। तो फिर भी जो हमारी ग्रहाणु परिकल्पना है ना, ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लगभग 80%। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें गैवीय वायव्य, जिसमें हमारी जो स्ट्रक्चर है अर्थ का नीचे का, उसको तरल माना जाता है यानी कि लिक्विड माना जाता है। तो उसमें कुछ लगभग 20% जो है वो गैसीय परिकल्पना मानी जाती है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस में ही होता है। हालांकि सब इसको ही मान के चलते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं ग्रहाणु परिकल्पना क्या है। ग्रहाणु परिकल्पना दोस्तों एक हमारा संगठन है IUGG। ठीक है, ये क्या चीज़ है IUGG? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। आप इसकी फुल फॉर्म को नोट कर सकते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछी भी जाती है और पूछी गई भी है। तो IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स, ये क्या है? ये एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हम अपनी संरचना पढ़ते हैं, यानी कि जो हम शुरू से संरचना पढ़ते आए हैं पृथ्वी के बारे में, वो सब हम इसके द्वारा दी गई ही सारी रिपोर्ट्स के आधार पर पढ़ते हैं। तो इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती है कि जो हमारी यूनियन संगठन है, इस संगठन ने हमारी पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं पॉइंट। तो इस यूनियन ने हमारी पृथ्वी को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो क्रस्ट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से कि क्रस्ट क्या है। जो हमारी भूकंपीय लहरें होती हैं वो इन तीनों ही से लेके चलती है। एक दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये यूनियन है, इस यूनियन ने ही 3 तथ्य और भी दिए हैं। वो 3 तथ्य क्या हैं कि एक तो सबसे पहले इनसे जो पृथ्वी की संरचना है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो अनुमानित और एक, मतलब अनुमानित क्या होता है कि एक तो वास्तविक और एक अवास्तविक। वास्तविक जो आएंगे, वास्तविक में आएंगे हमारे जितने भी वोल्केनोज हैं, यानी कि हमारी जितनी भी ज्वालामुखी हैं, पर्वत हैं और जो नदियाँ निकल के आ रही हैं।
जो अवास्तविक आएंगे उसमें आएंगे डेंसिटी, वॉल्यूम और मास। तो जो अवास्तविक है वो केवल अनुमानित हैं, और जो हमारे वास्तविक हैं उनको थोड़ा सा हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ संरचना में ये भी हो सकता है, क्योंकि जो तरलता है वो तरलता और ठोस दोनों चीज़ें हमारी ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करती है। तो इसी हिसाब से आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, और जो कि मतलब आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी। और बाकी जो मैन है वो तीनों हमारे लिए हैं ही। तो शुरू करते हैं क्रस्ट से। क्रस्ट क्या चीज़ है, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, आप ये नोट कर लेना। ग्रहाणु परिकल्पना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें पहला पार्ट आता है क्रस्ट का। क्रस्ट वो पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी जो एक गोला है उसका सबसे ऊपर का पार्ट क्रस्ट है। क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रस्ट की जो गहराई है वो कुछ विद्वान तो मानते हैं 30 किलोमीटर, विद्वान क्या कुछ यूनियंस मानते हैं 30 किलोमीटर, लेकिन जो अधिकतर माना गया है वो है 100 किलोमीटर, कि 100 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट फैली हुई है। तो आप इसको ही ध्यान में रखेंगे, ये मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए बताया। तो क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है निचली क्रस्ट, ठीक है। इसमें जो ऊपरी क्रस्ट है इसमें हमारी जो भूकंप की लहरें होती हैं वो होती हैं 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है इसमें। और जो नीचे वाली होती है इसमें होती है 6.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये जो होती है ये इसके बीच में एक दोस्तों असंबद्धता आती है, यानी कि एक डिसकंटिन्यूटी आती है। इस डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता, इस असंबद्धता का नाम है कॉर्नाड। ये एक मेन पॉइंट है। तो जो हमारी अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके पार्टीशन में कौन कौन सी असंबद्धता आती है, तो आप याद रखेंगे कि वह कॉर्नाड है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी मेंटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट हो गया, इसके बाद 100 किलोमीटर से नीचे 200 किलोमीटर तक एक पार्ट बांटा गया है इसका, उसके बाद 700 किलोमीटर तक दूसरा पार्ट है, यानी कि इसके बीच में एक असंबद्धता फिर आती है, और फिर है 2900 किलोमीटर तक। यानी कि दूसरे शब्दों में सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि मेंटल जो है हमारा वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि नीचे गहराई तक वो 2900 किलोमीटर तक है। अब ये जो असंबद्धता है यानी कि डिसकंटिन्यूटी जो उनके बीच में आई है वो भूकंप लहरों की वजह से आई है, यानी कि इसके इसी सरफेस पे भूकंप की लहरें अलग अलग होती है, तो इसको बांटा गया है। हालांकि जो इसका एवरेज है वो है 70 पॉइंट लगभग 7 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड पे है ये, ठीक है। तो ये हमारा मेंटल हो गया। इसके बाद आता है कोर, ठीक है। अब हमारे लास्ट में आती है कोर, जो कि सबसे निचला पार्ट है। कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हमारा बाह्य कोर और दूसरा है आंतरिक कोर, ठीक है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि जो हमारी मैंने आपको एक संगठन का नाम बताया था अभी, IUGG, ठीक है। ये संगठन भी और अधिकतर जो बाकी और भी जितने भी हमारी यूनियंस हैं वो इसमें जो हमारा आंतरिक कोर है यानी कि सबसे नीचे का जो क्रस्ट कोर है सॉरी, उस कोर को सब अधिकतर तरल ही मानते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही उसको लिक्विड फॉर्म में ही उसको माना गया है, यानी कि तरल है। अच्छा, और कोर में सबसे ज़्यादा नीचे जाके इसकी जो हमारी भूकंपीय लहरों की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे कोर में पाई जाती है। कितनी, 13.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो हमारे कोर के अंदर ही होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी तीनों हमारी सतह जो कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसकी ऊपरी की संरचना, यानी कि हमारी पृथ्वी की वातावरणीय संरचना, स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी अभी। पहला था क्रस्ट, दूसरा था मेंटल और तीसरा क्या था, कोर। तो इसमें जो क्रस्ट है इसको हम कहते हैं सियाल, क्योंकि ये सिलिकॉन और सियाल एल्युमिनियम से बनी हुई है।
ठीक है। जो मेंटल है, मेंटल को कहा जाता है सीमा। सीमा क्योंकि सिलिकॉन सीमा, और इससे हो गया मैग्नीशियम। और जो हमारी कोर है इसको कहते हैं नीफे। इसमें दो चीज़ें हैं, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत एल्युमिनियम भी है, लेकिन इसमें निकेल और आयरन यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी तीनों परतें इन जो हमारी एलिमेंट्स हैं इनसे बनी हुई हैं। तो आप ठीक है, अब हमारे ये हो गया नीचे का स्ट्रक्चर, यानी कि हमने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी की बाह्य संरचना, यानी कि हमारा वातावरण और हमारे पहाड़। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।